क्या आपका रिसर्च पेपर बार बार रिजेक्ट हो रहा है? एकेडमिक पब्लिशिंग की दुनिया में कदम रखना मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर रास्ता मालूम हो तो नेचर और साइंस जैसे बड़े जर्नल्स तक पहुंचना नामुमकिन नहीं। आज हम सीखेंगे वो सीक्रेट्स जो आपके काम को एक ग्रेट पेपर बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। आज की ये वीडियो उन तमाम स्कॉलर्स और रिसर्चर्स के लिए है जो अपने साइंटिफिक काम को दुनिया के बेहतरीन और रेप्यूटेड जर्नल्स में देखना चाहते हैं। इस मास्टर क्लास से हम ये सीखेंगे एक ग्रेट पेपर लिखने का सही फन क्या है और पब्लिशिंग प्रोसेस अपने करियर के फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अक्सर ये समझा जाता है कि सिर्फ बेहतरीन डेटा इकट्ठा कर लेना काफी है, लेकिन हकीकत में एक कामयाब पेपर वो होता है जो ना सिर्फ हकायक पेश करे बल्कि उन्हें एक लॉजिकल वे में प्रेजेंट करे। तो चलिए सीखते हैं कि हम ये काम किस तरह कर सकते हैं। रिसर्च पेपर लिखना तो सिर्फ आधी जंग है, असली मुकाबला तो सबमिशन के बाद शुरू होता है। क्या आप तैयार हैं उन रिव्यूअर्स का सामना करने के लिए जो रास्ते में नंगी तलवारें लिए खड़े हैं? आज हम ये देखेंगे कि इस मुश्किल रास्ते को पार करके आपने यहाँ पेपर एक्सेप्टेड तक कैसे पहुंचना है। ये एक ऐसी स्लाइड है जो हर रिसर्चर की जिंदगी को डिपिक्ट करती है। हर रिसर्चर ने इस रास्ते से गुजर के यहाँ तक पहुंचना है और फिर अपना पेपर पब्लिश करना है। तो जब भी कोई नया बंदा पेपर लिखने लगता है तो उसको ये लगता है कि रास्ता बड़ा साफ है, लेकिन जैसे ही वो रास्ते पे आता है तो उसे पूरी एक फौज नजर आती है एडिटर्स और रिव्यूअर्स की, जो कि उसके लिए तलवारें लेके खड़े हैं। तो ये जो तलवारें हैं ये रिव्यूअर और एडिटर के सख्त सवालात और उनके जो कमेंट्स हैं या उनकी जो एवेल्युएशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई आर यू हियर, यानी आप इस मुश्किल सफर का हिस्सा क्यों बने हैं। तो ये जो एकेडमिक पब्लिशिंग है ये कोई आसान नहीं है। इस रास्ते में आपको ये रिव्यूअर 2 और रिव्यूअर 3 जैसे लोगों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, एक बात याद रखें कि ये रास्ता जितना ही मुश्किल दिखाया गया है ये आपको डराने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपको प्लानिंग के लिए तैयार करना है कि ये जो रोड मैप है आपने इस रोड मैप पे किस तरह चल के यहाँ तक पहुंचना है। तो आज हम यही सीखेंगे कि कैसे आप अपने आप को इन लोगों के साथ जंग के लिए तैयार कर सकते हैं। और मेरी एक बात याद रखें कि हर बड़ी कामयाबी से पहले आपको मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपने उन मुश्किलात को फेस करना है। और आज मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप यहाँ से सीख सकें कि इन लोगों को किस तरह हमने टैकल करना है। तो इस प्रेजेंटेशन में हम पब्लिशिंग का कम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू देखेंगे पहले, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या पब्लिश किया जा सकता है। फिर जर्नल आपने कैसे सिलेक्ट करना है, आपने अपनी ऑडियंस कैसे टारगेट करनी है उसके बारे में हम बात करेंगे, और एक आर्टिकल की स्ट्रक्चर क्या होती है, आर्टिकल लिखा कैसे जाता है इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जब आपने पेपर सबमिट करा दिया तो वो कौन कौन से मराहल से गुजरता है उसके बारे में बात करेंगे, और फिर आपने अपनी रिसर्च को प्रमोट कैसे करना है। फिर उसके बाद ओपन एक्सेस और सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल्स की हम बात करेंगे, और आखिर में रिसर्च पब्लिशिंग एथिक्स क्या होती हैं इसके बारे में हम जानेंगे। अच्छा, इस स्लाइड में पीयर रिव्यूड जर्नल्स की ग्रोथ दिखाई गई है जो कि सिर्फ 2013 तक का डाटा है हमारे पास, लेकिन अभी 2026 चल रहा है तो ये ग्राफ और भी ऊपर चला गया है। अब बात आती है कि पीयर रिव्यूड जर्नल होता क्या है। तो ये वो जर्नल होता है जिसमें आप अपना पेपर जब सबमिट करते हैं तो उसको पब्लिश होने से पहले एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसमें उसकी एवोल्यूशन की जाती है, उसके ऊपर कमेंट्स दिए जाते हैं ताकि वो इम्प्रूव हो सके। तो उसको करने के लिए हमारे पास एक टीम होती है एडिटर्स और रिव्यूअर्स की जो उसको एवेल्युएट करते हैं। तो इस सारे प्रोसेस के होने के बाद ये पेपर आपका पब्लिश होता है। और यहाँ पे कुछ और वैल्यूज ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई हैं जो कि हमें हमारी एकेडमिक पब्लिशिंग को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये डेटा है एल्सेवियर का। साइंटिफिक पब्लिशिंग में कदम रखने से पहले हमें अपना मकसद डिसाइड करना होता है, हमें अपना पर्पस डिसाइड करना होता है। अक्सर रिसर्चर्स के पब्लिशिंग करने की वजह पीएचडी की डिग्री का हासिल, फंडिंग हासिल करना या प्रोफेशनल कैरियर में प्रमोशन होती है। ये तमाम एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स आपके कैरियर ग्रोथ के लिए यकीनन अहम है, मगर यहाँ एक बहुत बड़ी रियलिटी चेक मौजूद है। जब आपका मैन्युस्क्रिप्ट एडिटर की डेस्क पे जाता है तो उसको ये परवाह नहीं होती कि ये पेपर की जरूरत आपको पीएचडी के लिए या अपनी डिग्री के लिए कितनी है, बल्कि उनका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पर होता है। रिसर्च कम्युनिटी दरअसल नॉलेज ड्राइवन होती है, नीड ड्राइवन नहीं। इस स्लाइड का निचोड़ ये है, आपका साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन कितना सॉलिड है, आपकी मेथोडोलॉजी कितनी रोबस्ट है, और अपने रिजल्ट्स को किस हद तक लॉजिकली इंटरप्रेट किया है। सिर्फ यही वो पैरामीटर्स हैं जिन पे आपका काम परखा जाता है। अगर आपका कंटेंट मियारी नहीं है तो आपका जाती मकसद चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पेपर एक्सेप्टेंस की मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए हमें अपनी सोच को पर्सनल गेन से हटाकर
साइंटिफिक इम्पैक्ट की तरफ लाजमी तौर पर तब्दील करना होगा। हर लिखी हुई चीज पब्लिश होने के काबिल नहीं होती। तो क्या आपका काम सिर्फ एक रिपोर्ट है या वो वाकई साइंस की दुनिया में किसी नई दरवाजे को खोलता है? साइंटिफिक रिसर्च का प्रोसेस तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक उसके रिजल्ट्स को पब्लिश ना किया जाए। साइंटिफिक पब्लिशिंग दरअसल साइंटिफिक इंक्वायरी का लाजमी हिस्सा है जो न सिर्फ ग्रेजुएशन और कैरियर प्रोग्रेशन के लिए जरूरी है बल्कि इल्म की तरसील का वाहिद जरिया है। मगर यहाँ सबसे अहम नुक्ता यह है कि हमें क्या पब्लिश करना चाहिए। एक पब्लिशेबल मैन्युस्क्रिप्ट दरअसल नए और ओरिजिनल रिजल्ट्स पर मबनी होना चाहिए जो पहले से मौजूद नॉलेज में वाकई कोई इजाफा करें। किसी खास सब्जेक्ट पर रिव्यू या समरीज भी पब्लिश की जा सकती हैं जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर को एक नए अंदाज में बयान करे। अब इसका मकसद ये होता है कि जो आपका मैन्युस्क्रिप्ट है वो इस सारे नॉलेज की समझ को आगे बढ़ाए। उसके बाद वो क्या चीजें हैं जो हमें परहेज करनी चाहिए पब्लिश करने से, तो उसमें रिपोर्ट्स आ जाती हैं जिनका कोई साइंटिफिक इंटरेस्ट नहीं है और वो काम जो आउटडेट हो चुका है जिसकी अब कोई वैल्यू नहीं है। और उसके बाद डुप्लीकेशंस हैं, जैसे कि ऑलरेडी आप काम हुआ है किसी टॉपिक पे और सेम आप वही काम करते हैं और उसको रिपीट करते हैं, या आप गलत या ऐसे कंक्लूजन बनाते हैं जो कि अनएक्सेप्टेबल हों, तो वो पब्लिश नहीं करने चाहिए। आपका मैन्युस्क्रिप्ट जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तो वो पब्लिश नहीं हो सकता। एक स्ट्रांग मैन्युस्क्रिप्ट ही साइंटिफिक कम्युनिटी में कंट्रीब्यूशन करता है जिसकी वजह से वो फिर पब्लिश भी होता है और वैल्यू भी गेन करता है। तो एक अच्छा मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है या उसकी क्या खसूसियात हैं? तो उसका जो कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए, जो आप टॉपिक चूज करोगे वो अच्छा होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए और एक्साइटिंग होना चाहिए साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए। और उसकी जो प्रेजेंटेशन है, जैसे आपने फिगर्स, टेबल्स या उसकी जो स्टोरी है वो आपने बनाई है, तो वो क्लियर होनी चाहिए और लॉजिकल होनी चाहिए ताकि वो आपके रीडर्स को, रिव्यूअर्स को और एडिटर को आसानी से समझ आ सके। इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो नॉवल होना चाहिए। उस पे पहले काम इस तरह का नहीं होया होना चाहिए, तभी वो एक अच्छे इम्पैक्ट में पब्लिश हो सकता है। उसका जो टॉपिक है वो टू द पॉइंट और क्लियर होना चाहिए। ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं होना चाहिए और ज्यादा छोटा टॉपिक नहीं होना चाहिए। ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो आपके टॉपिक को क्लियरली समझा सके अपने रीडर्स को, अपनी ऑडियंस को। इसके बाद वो यूजफुल होना चाहिए और अपनी ऑडियंस को कोई ना कोई एक्साइटिंग मैसेज दे ताकि वो उस पेपर की तरफ अट्रैक्ट हों, उसको पढ़ें और उसमें इंटरेस्ट लें। उस सारे पेपर को आपने एक लॉजिकल वे में बनाया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी स्टोरी आधी कहाँ जा रही है और आधी कहाँ जा रही है, तो आपके जो रिव्यूअर है उसको समझ नहीं आएगी और वो उस पेपर को वहीं छोड़ देगा। तो ऐसा जब पेपर आपका होगा तो वो आपकी रीडर तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि वो पब्लिश ही नहीं होगा। उस सारे प्रोसेस से वो गुजर नहीं सकेगा, वहां से पास नहीं हो सकेगा। और आपकी स्टोरी क्लियर होनी चाहिए कि आपके जो रिव्यूअर और एडिटर जो आपके पेपर को एवेल्युएट कर रहे हैं उनको वो साइंटिफिक उसकी स्टोरी समझ आनी चाहिए, उसकी सिग्निफिकेंस नजर आनी चाहिए और उनके लिए ये सारा प्रोसेस इजी हो। तो ये सारी चीजें इसलिए हैं कि ये जो एडिटर्स और रिव्यूअर हैं इनका काम सिर्फ पेपर एवेल्युएट करना नहीं होता, बल्कि ये इनके पास लैब्स के ये हेड होते हैं और ये बिजी साइंटिस्ट होते हैं। ये अपनी अपनी लैब में काम कर रहे होते हैं, ये लोग खुद भी पेपर पब्लिश कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से इनके पास टाइम नहीं होता। तो हमें अपना पेपर इन सारे असूलों पे चल के इसलिए बनाना चाहिए ताकि हम इनके लिए चीजें आसान कर सकें, इजी कर सकें, इनका भी टाइम बचाएं और हम अपना भी टाइम बचाएं और हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी का भी टाइम बच सके। तो वो कौन सी बातें हैं जो आपने पेपर लिखने से पहले अपने माइंड में रखनी है, जिन पे आप अमल करके अपना पेपर पब्लिश करवा सकें? तो चलिए बात करते हैं इनकी। साइंटिफिक रिसर्च की तैयारी में सबसे अहम मरला लिटरेचर रिव्यू का है, मगर अफसोस के साथ बहुत से रिसर्चर ने लाइब्रेरी जाना छोड़कर सिर्फ आम इंटरनेट, जो कि एक गूगल की सोर्सेस हैं, उनसे जो डेटा है वो लेके और उसको पढ़ के अपने पेपर में काम किया है। मगर अफसोस के साथ बहुत से रिसर्चर ने लाइब्रेरी जाना छोड़कर सिर्फ आम इंटरनेट सर्चेस पर इत्तेफाक किया है। हमें ये समझना होगा कि देयर इज मोर देन गूगल। गूगल यकीनन एक मुफीद टूल है, मगर प्रोफेशनल रिसर्च के लिए आपको स्पेशलाइज्ड डेटा सेट्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज की जरूरत होती है जो अक्सर आपके इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं। स्टैटिस्टिक सर्च का मतलब सिर्फ कीवर्ड सर्च करना नहीं, बल्कि क्लेवर सर्च टर्म्स का इस्तेमाल करना है ताकि
आप रेलेवेंट डेटा तक आसानी से पहुंच सकें। हॉगलैंड और ऑसलैंड की रिसर्च के मुताबिक अक्सर रिसर्चर्स को सही सर्च टर्म आइडेंटिफाई करने में दुश्वारी होती है, जिसकी वजह से उनकी सर्च नाकाम हो जाती है। जब आप सही लिटरेचर तक नहीं पहुंचे तो आप पुराने मेथड्स या डुप्लीकेशंस का शिकार हो जाते हैं, जो पिछली स्लाइड में हम बात कर चुके हैं, और ये सारी रिजेक्शन की एक बड़ी वजह बन जाती हैं। इसलिए लाइब्रेरी एक्सपर्ट्स और क्यूरेटर से मदद लेना निहायत जरूरी है, क्योंकि वो आपको उन डीप वेब रिसोर्सेज तक पहुंचा सकते हैं जो आम सर्च इंजन पर नजर नहीं आती। इफेक्टिव रिसर्च के लिए हमारे पास सिर्फ कीवर्ड होना लाजमी नहीं, बल्कि हमें गूगल और गूगल स्कॉलर की एडवांस सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम स्पेसिफिक फ्रेजेस और फाइल टाइप्स को फिल्टर कर सकें। जब हम साइंस डायरेक्ट, स्कोपस और वेब ऑफ साइंस जैसे हाई एंड डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां प्रॉक्सिमिटी ऑपरेटर्स का किरदार निहायत अहम हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल WN जो है, इस ऑपरेटर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें दो टर्म्स एक खास फासले पर चाहिए। ऑपरेटर तब यूज होता है जब टर्म्स का एक खास ऑर्डर में होना जरूरी हो। इन टेक्निकल ऑपरेटर्स का मकसद सर्च रिजल्ट्स की प्रिसीजन और रिकॉल को बेहतर बनाना है। मिसाल के तौर पर विंड W3 एनर्जी सर्च करने से आपको वो रिजल्ट मिलेंगे जो विंड और एनर्जी के दरमियान 3 से ज्यादा वर्ड्स का फासला ना हो, जो कि आम रिसर्च के मुकाबले में कहीं ज्यादा रेलेवेंट रिजल्ट फराहम करता है। तो आप सबके लिए इन एडवांस ऑप्शन की समझ इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ना सिर्फ वक्त बचाती हैं, बल्कि आपको फील्ड के हिडन और हाईली रेलेवेंट पेपर तक पहुंचने में मदद देती हैं। लिहाजा मैन्युस्क्रिप्ट लिखने से पहले इन एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी को मजीद क्रेडिबिलिटी फ्राहम करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस टाइम सबसे हॉटेस्ट एरिया रिसर्च का कौन सा है, तो आप साइंस डेस्क के ऊपर जाके यहाँ पे फिल्टर्स लगा के सर्च कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके पास टॉप जो भी पेपर हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है, या जो जो भी हॉटेस्ट आर्टिकल्स हैं, वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। आप इनको पढ़ के ये आइडिया लगा सकते हैं कि इस टाइम कौन सी फील्ड के अंदर या कौन से पेपर जो हैं वो हॉटेस्ट एरिया में आ रहे हैं। आप उन पे भी अपना काम कर सकते हैं। रिसर्च शुरू करने का सबसे पहला और अहम कदम ये है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत ही सोच समझ कर और एक हिकमत अमली के तहत जमा करें। सबसे जरूरी बात यह है कि आपका आइडिया या कंसेप्ट बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए, और इसका पता आपको रिसर्च के बिल्कुल शुरू में लगाना है, ना कि पेपर राइटिंग के टाइम पे। ऐसा ना हो कि जब आप पेपर लिख चुके हैं तो आपको अंदाजा हो कि ये काम तो पहले कोई और कर चुका है, तो आपका सारा टाइम और एनर्जी वेस्ट होगी। इस मकसद के लिए मार्केट में बहुत सारे बेहतरीन टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि स्कोपस हो गया, वर्ड ऑफ साइंस हो गया, गूगल स्कॉलर हो गया और पबमेड हो गया। इनमें से जो भी रिसोर्स आपके पास अवेलेबल हो, आप उसका भरपूर इस्तेमाल करें। और एक काम की बात यह भी है कि जो लोग एल्सेवियर के लिए पेपर्स को रिव्यू करते हैं, उनको 1 महीने का पर्सनल फ्री एक्सेस मिलता है स्कूपर्स का, जो उनकी रिसर्च के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। अच्छा, लिखने से पहले आपने कुछ सवालों का जवाब देना है। तो पहला सवाल आपके माइंड में ये आता है, व्हाई यू वांट टू पब्लिश योर वर्क। तो इसको आंसर करने के लिए आप ऐसे जस्टिफाई करते हैं कि इज इट न्यू एंड इंटरेस्टिंग। ये आप बता सकते हैं कि ये काम नया है और इंटरेस्टिंग है। क्या ये हॉट टॉपिक है? क्या आपने इस काम में सोल्यूशन प्रोवाइड किए हैं जो भी प्रॉब्लम आपने यहाँ पे स्टेट किए थे? क्या आप तैयार हैं पब्लिश करने के लिए? अगर इन सारे क्वेश्चंस का आंसर है यस, तो तब आप अपना मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करना शुरू कर सकते हैं। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि आप किस तरह का मैन्युस्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं। तो आमतौर पे इनकी 3 कैटेगरीज होती हैं। पहला होता है रिसर्च आर्टिकल्स, या इनको हम ओरिजिनल आर्टिकल्स भी कहते हैं, जिनमें मुकम्मल रिसर्च तफसील से बयान की जाती है। दूसरा होता है लेटर्स या रैपिड कम्युनिकेशन, शॉर्ट कम्युनिकेशन या फिर केस रिपोर्ट्स। ये उन डिस्कवरीज के लिए हैं जो बहुत अर्जेंट हों या शॉर्ट मगर निहायत ही अहम हो। तीसरी कैटेगरी रिव्यू पेपर्स या पर्सपेक्टिव्स की आ जाती है, जहां आप मौजूदा रिसर्च का तजदिया करते हैं। इसके अंदर आप अपने ओपिनियंस भी देते हैं, या फिर जितना काम हुआ है उसको सम अप करते हैं और उसके अंदर गैप्स ढूंढते हैं और उनको बयान करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने काम को सेल्फ एवेलुएट करना है कि क्या ये जो जितना भी आपने काम कर लिया है ये सफिशिएंट है एक फुल आर्टिकल के लिए, या आपके रिजल्ट्स इतने इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग हैं कि वो इस टाइम पे पब्लिश किए जा सकते हैं, लोगों को दिखाए जा सकते हैं। अच्छा, इस पे आप अपने सुपरवाइजर और अपने कुलीग की भी एडवाइस ले सकते हैं। रिसर्च पेपर लिखने के बाद सबसे बड़ा फैसला जर्नल का इंतखाब है। कौन से जर्नल में पेपर को सबमिट करें, इसके लिए आप अपने रेफरेंसेस को देखें। जिन पेपर्स को या जिन जर्नल के पेपर्स को आपने ज्यादा कोट किया है अपने पेपर में,
वही आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए सबमिशन के टाइम पे। उसके बाद आप उन जर्नल्स के पेपर्स को जाके चेक करें, जिससे आपको पता चलेगा कि इस टाइम पे उनमें हॉट टॉपिक्स कौन से हैं और कौन कौन से पेपर अभी एक्सेप्ट हो रहे हैं उनमें। उसके बाद जब आप सबमिशन करने लगें तो खुद से आप सवाल करें, क्या ये सही लेवल का पीयर रिव्यूड जर्नल है, इसकी ऑडियंस क्या है, और क्या ये फैसला लेने में या पब्लिश करने में ज्यादा टाइम तो नहीं लगाता, और इसका क्वार्टाइल और इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, और सबसे अहम क्या कि कोई ये फेक जर्नल तो नहीं है। तो उसके लिए आप इस लिस्ट की मदद ले सकते हैं, यहाँ पे जितने भी फेडरेटरी जर्नल हैं उनका डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। और इसके बाद सबसे जरूरी बात कि कभी भी आप एक से ज्यादा जर्नल में अपने पेपर या मैन्युस्क्रिप्ट को सबमिट ना कराएं। ये इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है और ये एडिटर को पता चल जाता है, जो कि आपके कैरियर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। जर्नल सेलेक्ट करने के बाद आपका सबसे बड़ा मसला ये है कि आप ये पहचानें कि आपका पेपर किन लोगों के लिए लिखा गया है। सबसे पहले उस रीडरशिप या उस कम्युनिटी का तयन करें कि जो आपकी रिसर्च में दिलचस्पी रखती हो। क्या ये मेडिकल डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, या सोशल साइंटिस्ट हैं। जब आपका सेक्टर का पता चल जाए तो फिर ये सोचें कि उनकी इंटरेस्ट किस चीज में है, आपकी रिसर्च उनके मौजूदा मसाइल को कैसे हल कर सकती है। अगर आपको फिर भी मुश्किल पेश आ रही है तो अपनी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी टीम से राब्ता करने में हिचकिचाएं नहीं। उनके पास बहुत तजुर्बा होता है और वो आपको बेहतर मशवरा दे सकते हैं। आपकी रिसर्च के मुताबिक सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म कौन सा है। सही ऑडियंस का इंतखाब भी आपके रिसर्च इम्पैक्ट को बढ़ा सकता है। सही जर्नल का इंतखाब करने के लिए आपको थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले हर कैंडिडेट जर्नल के एंड स्कोप्स को पढ़ें, ताकि आपको पता चल सके कि क्या आपका टॉपिक उनके म्यार पर पूरा उतरता है। ये भी चेक करें कि वो किस तरह के आर्टिकल्स एक्सेप्ट करते हैं। क्या वो सिर्फ लॉन्ग रिसर्च पेपर लेते हैं या शॉर्ट कम्युनिकेशन भी। जर्नल की रीडरशिप को भी समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपका काम सही लोगों तक पहुंच सके। एक बेहतरीन तरीका यह है कि आप उस जर्नल के हाल ही में पब्लिश होने वाले एब्स्ट्रैक्ट्स को पढ़ें। इससे आपको वहां के करंट टॉपिक्स का अंदाजा हो जाएगा। एल्सेवियर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर समरी प्लस या एब्स्ट्रैक्ट्स के जरिए आप जल्दी से जायजा ले सकते हैं कि आजकल किस तरह के काम ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखकर ही आप कोई फैसला कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन मैट्रिसेस की जिनसे किसी जर्नल या रिसर्चर की वर्क का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिन्हें हम बिब्लियोमेट्रिक इंडिकेटर्स भी कहते हैं। सबसे पहला और मशहूर इंडिकेटर हमारा इम्पैक्ट फैक्टर है, जो ये बताता है कि उस जर्नल के आर्टिकल्स एवरेज कितनी बार साइट होते हैं। इसके बाद हमारे पास एगेन फैक्टर और एसजेआर हैं, जो ना सिर्फ साइटेशंस की तादाद दिखाते हैं बल्कि ये भी दिखाते हैं कि वो साइटेशन कितनी बार और हाई क्वालिटी जर्नल से आ रही हैं। एक और अहम मैट्रिक्स जो कि सोर्स नॉर्मलाइज इम्पैक्ट पर पेपर है, जो कि मुख्तलिफ फील्ड्स मसलन बायोलॉजी वर्सेस मैथमेटिक्स के दरमियान साइटेशन पैटर्न के फर्क को खत्म करके एक बार का मुकाबला पेश करता है। आखिर में हमारे पास एच इंडेक्स है, जो खास तौर पर किसी रिसर्चर की प्रोडक्टिविटी और उसके काम के इम्पैक्ट को नापने के लिए इस्तेमाल होता है। इन तमाम इंडिकेटर्स को समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने काम के लिए बेहतरीन और बाइज्जत प्लेटफॉर्म का इंतखाब कर सकें। अब आ रहे हैं सबसे अहम क्वेश्चन पर कि ये इम्पैक्ट फैक्टर होता क्या है, जिसके पीछे सबने दौड़ लगाई होती है। सादा अल्फाज में ये किसी जर्नल में पब्लिश होने वाले आर्टिकल्स की सालाना एवरेज की तादाद को कहते हैं। इसकी कैलकुलेशंस बहुत दिलचस्प हैं। इम्पैक्ट फैक्टर को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये किसी भी जर्नल के म्यार और उसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। असल में ये हमें ये बताता है कि किसी जर्नल में छपा हुआ एक आर्टिकल साल में एवरेज कितनी बार दूसरी रिसर्च में साइट या कोट किया गया है। इसकी कैलकुलेशन का एक सिंपल फार्मूला ये है कि फर्ज करें हमें 2013 का इम्पैक्ट फैक्टर लेना है, तो हमें दो चीजें देखनी होंगी। तो पहले हम ए कैलकुलेट करेंगे। ए क्या है? 2011 और 12 में जितने भी पेपर पब्लिश हुए उनको 2013 में कितनी साइटेशंस मिली, इसको हम कहेंगे ए। फिर हम उसे उन 2 सालों में पब्लिश होने वाली कुल आर्टिकल्स की तादाद से डिवाइड करेंगे, जिसे हम बी कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर किसी जर्नल के आर्टिकल्स को 600 बार या 600 साइटेशंस मिली हैं, तो उसकी 2011 में उसने 150 आर्टिकल पब्लिश किए, फिर 2012 में 150 आर्टिकल किए, तो टोटल 300 हो गए। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। तो इसका मतलब है इस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर बन गया 2। जितना बड़ा ये नंबर होगा समझा जाएगा कि उस जर्नल की रिसर्च को दुनिया भर में उतना ही ज्यादा पढ़ा और पसंद किया जा रहा है। तो अब आपने वो लिस्ट तैयार कर ली जिसमें आपने अपने मैन्युस्क्रिप्ट को भेजना है। उन जर्नल की लिस्ट आपके पास तैयार हो गई है। अब आपका पहला काम ये होगा कि आपने तमाम ऑथर से अप्रूवल लेना है कि ये पेपर अब हम सबमिट करने जा रहे हैं, और ये सारे आपकी इस डिसीजन से एग्री करेंगे। तो सबमिशन से पहले आपने क्या करना है कि आपने जो जर्नल की गाइड टू ऑथर्स है वो पढ़ लेनी है। अब ये आपको बताएगी कुछ अहम बातें।
तो गाइड टू ऑथर आपको बताएगी कि आपका लेआउट क्या होना चाहिए, आपका नोमेनक्लेचर क्या होना चाहिए, आपकी फिगर किस तरह की होनी चाहिए और आपके टेबल्स किस तरह से होने चाहिए, उनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, आपके रेफरेंसेस का स्टाइल क्या होना चाहिए। तो इससे होगा क्या कि जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे, ये आपका टाइम सेव करेंगी, ना सिर्फ आपका बल्कि एडिटर और रिव्यूअर्स का भी। अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं करते तो ये क्या करेंगे कि ये लोग आपका पेपर को डायरेक्टली ही रिजेक्ट कर देंगे और ये शो करता है कि आपने उस जर्नल की डिसरेस्पेक्ट की है। जब आप इस पेज पे आते हैं तो इस पेज पे आपको इस तरह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें एथिक्स आ जाती हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपने अपने पेपर के अंदर शामिल करनी है। आपको अगर आपने बाद में ऑथरशिप चेंज करनी है, उसके क्या कानून हैं या क्या असूल हैं इस जर्नल के, इस जर्नल में कॉपीराइट किस तरह से क्लेम किए जाते हैं, इसके बारे में। और प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है, कौन सी सॉफ्टवेयर यूज़ करनी है, आर्टिकल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसकी डिविजन्स किस तरह से होनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट कैसा है, ग्राफिकल, हाइलाइट्स, एब्रीविएशन, रिजल्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चलेंगी। अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके पेपर को फिर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो एक सबमिशन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एक एडिटर ने बताया कि ऐसे पेपर सबमिट होते हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ स्कोप होते हैं उस जर्नल के, तो वो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाते हैं। दूसरा ये कि फॉर्मेटिंग बिल्कुल भी नहीं की जाती जो कि जर्नल ने प्रोवाइड की हुई है गाइडलाइंस फॉर ऑथर में। जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपने एक एक्सपेरिमेंट लगाया या मल्टीपल एक्सपेरिमेंट लगाया, फिर आपने इतना टाइम लगा के वो पेपर लिखा, तो आप थोड़ी देर लगा के ये गाइडलाइंस पढ़ लें ताकि आपका पेपर रिव्यू प्रोसेस में तो चला जाए। उसके बाद लोग क्या करते हैं, इनअप्रोप्रिएट रिव्यूवर सजेस्ट कर देते हैं। वो ऐसे लोगों को सजेस्ट कर देते हैं जो इररेलेवेंट होते हैं, उनकी वो फील्ड भी नहीं होती। और कुछ लोग जब रिवीजन तक भी पहुंच जाते हैं तो वो रिवीजन को सही तरह से एड्रेस नहीं करते, रिस्पॉन्स ठीक तरह से नहीं देते, जिसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली पेपर रिजेक्ट हो जाता है। फिर जो वो पेपर प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उनकी जो इंग्लिश वो लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं रंग बिरंगी इंग्लिश, तो वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं होती, जिसकी वजह से ऐसे पेपर पब्लिश नहीं हो सकते। और फिर लोग क्या करते हैं, बार बार रिजेक्टेड मैन्युस्क्रिप्ट को दोबारा उन्हीं जर्नल में सबमिट करते हैं कि क्या पता फिर वो एक्सेप्ट कर लें। लेकिन पोर्टल इस तरह डिजाइन नहीं होता। एक दफा आपका मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट हुआ तो वहां पे आपका डाटा आ जाता है कि ये पेपर एक दफा यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है, आप दोबारा वहां पे विदाउट रिवीजन या विदाउट इम्प्रूवमेंट वहां पे सबमिट नहीं करा सकते। अब बात आती है कि ये लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है, जो हम इंग्लिश मीडियम ही यूज करते हैं पेपर सबमिशन में, या ज्यादातर जर्नल ऑलमोस्ट जो मेरी नजर से गुजरे हैं वो सारे इंग्लिश वाले ही हैं। तो उसमें एक एडिटर ने हमें ये कमेंट दिया, उसने ये कमेंट दिया कि द पेपर फेल वेल बिलो माई थ्रेशोल्ड, आई रिफ्यूज टू स्पेंड टाइम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से, बिसाइड आई रियली वांट टू सेंड अ मैसेज that they can't submit garbage to us and expect us to fix it. My rule of thumb is that if there are more than 6 grammatical errors in the abstract, then I don't waste my time carefully reading the rest. तो आप ये देखें, उस एडिटर ने एब्स्ट्रैक्ट टाइटल पढ़ा और एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते ही उस पेपर को गार्बेज डिक्लेयर कर दिया। तो आपने तो इतनी मेहनत की हुई है, मे बी 1 महीना लगा के या 1.5 महीना लगा के आपने उस पेपर को लिखा हुआ है, और एब्स्ट्रैक्ट आपका सबसे कमजोर था तो उसने वहां पे एब्स्ट्रैक्ट पे ही पेपर को छोड़ दिया और आपके पेपर को गार्बेज डिक्लेयर कर दिया। अब वो गार्बेज को तो पब्लिश नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने इस तरह के गंदे से कमेंट लगा के आपको एक ईमेल भी कर दी और आपका पेपर आपको वापस भेज दिया। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, इंग्लिश इंप्रूवमेंट सर्विसेज यूज कर लेनी है, या उसको किसी ऐसे बंदे से चेक करवा लेना है जो उसकी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उनकी इम्पोर्टेंस कम हो या वो इतनी साइंटिफिक वैल्यू नहीं रखते, लेकिन मसला क्या था, आपकी जो लैंग्वेज थी वो ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से आपका पेपर रिजेक्ट हो गया। तो कहते हैं डेस्क रिजेक्शन। साइंटिफिक राइटिंग का मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं बल्कि उसे बेहतर तरीके से बयान करना है। इसके लिए 4 चीजें बहुत अहम हैं: क्लैरिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एक्यूरेसी और ब्रेविटी। एक कामयाब साइंटिफिक राइटर बनने के लिए आपको आम गलतियों से होशियार रहना होगा। सबसे पहले है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, फिर है इनकरेक्ट टेंसेस, फिर है इनएक्यूरेट ग्रामर और फिर है नॉट यूजिंग इंग्लिश। हर जर्नल का एक गाइड टू ऑथर होता है, तो आपने इसे जरूर चेक करना है ताकि आप उनकी लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन के मुताबिक लिख सकें। अब कौन कौन ऑथर बन सकता है, तो कुछ पॉलिसीज जो कि वैंकूवर ग्रुप वालों ने बनाई हुई हैं या मेडिकल जर्नल एडिटर्स ने बनाई हुई हैं, तो ये डिफरेंट कमेटीज हैं जो कि ये इस तरह के असूल और ज़वाबित डिक्लेयर करते हैं। तो सब्सटेंशियली कंट्रीब्यूट, तो उस पेपर का ऑथर वो हो सकता है जिसने उस पेपर की कंसेप्शन की है, कंसेप्ट दिया है या डिजाइन किया है,
या डेटा अक्वायर किया है या उसमें एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की है। उसके बाद उसने वो पेपर लिखा है या उसकी रिविजन्स में वो शामिल है, और जब ये सारी चीजें हो जाएं तो उसने अपना अप्रूवल दिया है फॉर द फाइनल वर्जन टू बी पब्लिश्ड। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए एक ऑथर बनने के लिए। इसके अलावा जो भी होंगे आपने उनको एक्नॉलेज्ड सेक्शन में डालना है, आप उनको ऑथर लिस्ट में नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, किसी ने थोड़ी सी भी हेल्प की तो आप उसको ऑथर लिस्ट में डाल रहे होते हैं, जबकि ये एक्नॉलेजमेंट का सेक्शन इसीलिए है। इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह से दे दूं कि अगर आप बायोटेक्नोलॉजी की लैब में काम कर रहे हैं और आपको बैक्टीरियल स्ट्रेन्स चाहिए और कहीं से आपको गिफ्ट मिले हैं, किसी लैब से किसी प्रोफेसर ने दिए हैं, अब आप उसको एक्नॉलेज करेंगे कि द बैक्टीरियल स्ट्रेन्स वर प्रोवाइडेड बाय जो भी उस डॉक्टर का नाम है, ठीक है। तो आपने उसको ऑथर लिस्ट में नहीं डालना। बट लोग गलती क्या करते हैं, इस तरह की कंडीशन में ऑथरशिप प्रोवाइड कर देते हैं। अब ऑथर का सीक्वेंस क्या होता है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑथर होता है। अब फर्स्ट ऑथर वो है जिसने वो काम किया है, जो उसकी डिग्री है, और वो भी हो सकता है जिसने ये काम सुपरवाइज किया है, ठीक है। तो ये लोग वो हैं जिन्होंने प्रॉपर प्रेजेंटेशन की है, मैनस्क्रिप्ट लिखा है और उसकी रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन की है, और उसने उस पेपर को, जो फर्स्ट ऑथर है, उसने उस पेपर को इकट्ठा किया है और फिर सबमिट कराया है जर्नल में। कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर वो है जिसके प्रोजेक्ट से फंडिंग ली गई थी, या वो जो सुपरवाइज कर रहा है उस सारे काम को, जैसे कि उसका कोई पीएचडी स्टूडेंट हो सकता है, पीएचडी स्टूडेंट हो सकता है जो फर्स्ट ऑथर होगा, और जो सुपरवाइजर है वो उसका करस्पॉन्डिंग ऑथर होगा। अब इसमें दो टर्म यूज होती हैं, एक घोस्ट ऑथरशिप की और गिफ्ट ऑथरशिप की। तो इसमें वो आ जाते हैं जैसे हम अपने किसी फ्रेंड्स को ऑथर लिस्ट में शामिल कर लेते हैं, या ये कह देते हैं कि मैं अपने पेपर में तुम्हें इंक्लूड करता हूँ, तुम अपने पेपर में मुझे इंक्लूड कर लेना, बट कोई साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन नहीं होती। तो ये साइंस के अंदर अलाउड नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक टिपिकल मैन्युस्क्रिप्ट की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है उसका टाइटल, जो कि बड़ा ही कंसाइज और टू द पॉइंट स्पेसिफिक होना चाहिए, और टाइटल पढ़ के पता चल जाना चाहिए कि इस पेपर के अंदर क्या काम हुआ है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट आपके पेपर की बेसिकली एक छोटी सी समरी है, जिसके अंदर आपने अपने पहली लाइन में आपने अपने इंट्रोडक्शन का बता दिया अपने पेपर का, उसके बाद आपने अपनी मेथडोलॉजी का बता दिया, और उसके जो आउटकम्स हैं, रिजल्ट जिनको हम कह सकते हैं, वो बता दिए, और फिर आप फाइनली उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट या कंक्लूजन जो है वो आप बता सकते हैं। तो ये सारा मिल मिला के एक एब्स्ट्रैक्ट की स्ट्रक्चर बन जाती है। टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट के बीच में आपके पास आ जाएंगे ऑथर्स की लिस्ट, उनकी एफिलिएशंस, कि वो किन लोगों ने इस पेपर में काम किया और वो किस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड थे। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं उस पेपर के कीवर्ड्स। कीवर्ड्स बेसिकली उस पेपर को फाइंड आउट करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जितने भी रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं वो आप प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा कि जब कोई भी उन कीवर्ड्स को सर्च करेगा तो आपका पेपर उसको वहां पे नजर आएगा ऑनलाइन। इसके बाद उसके मेन टेक्स्ट आ जाता है, जिसके अंदर पहले आया है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने बताना है कि इस पेपर का बैकग्राउंड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और किन चीज़ों पे आप काम कर रहे हैं, उन सब के बारे में आपने इंफॉर्मेशन देनी है। तो याद रखें, इंट्रोडक्शन का जो आखिरी पैराग्राफ है उसके अंदर आपने अपने पेपर के ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। तो जो भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं उसके अंदर आप मेंशन करेंगे कि हमने ये पेपर इस पर्पस के लिए किया, और कुछ लोग उसके अंदर अपनी थोड़ी सी मेथडोलॉजी भी बता देते हैं कि हमने ये जो मेथडोलॉजी है वो अडॉप्ट की है। याद रखें ये एक छोटा सा ही पैराग्राफ होगा, ज़्यादा बड़ा इसको नहीं करेंगे। इसके बाद हमारी मेथडोलॉजी आ जाती है, जिसके अंदर हमने प्रॉपरली एक एक चीज़ मेंशन करनी है, जो भी हमारे टेबल्स या जो भी चीज़ें हमने रिक्वायर्ड की हैं, उनकी जितनी भी अमाउंट हमने यूज़ की वो सारी हमने यहाँ पे मेंशन करनी है। इसके बाद रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो जैसे ही हमने सेक्शन बनाया अपने मेथडोलॉजी के, सेम रिजल्ट सेक्शन भी इस तरह से बनेंगे, और जो मेथडोलॉजी ऊपर यूज़ की हुई उनसे जो भी रिजल्ट आए वो यहाँ पे हमने इस तरह लिख देने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डिस्कशन। अब डिस्कशन में आपके पास दो चीज़ें हैं, इसमें आप अपनी राय भी दे सकते हैं और अपने अपने रिजल्ट्स को उन जर्नल के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या उन स्टडीज के साथ रेफरेंस में कंपेयर कर सकते हैं कि जिन्होंने सेम सिमिलर काम किया और उनके क्या रिजल्ट्स आए और आपके क्या रिजल्ट्स आए। ठीक है, ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है आपके रिसर्च पेपर का। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपने सम अप कर देना है अपने सारे ही पेपर को, उसमें बता देना है छोटे से पैराग्राफ में कि आपने ये काम किया और उसके ये रिजल्ट्स आए। फिर आपने एक्नॉलेज कर लेना है जिन लोगों ने भी आपकी हेल्प की, या जो भी जो कोई फंडिंग आपने यूज की तो उसको
एक्नॉलेज कर देना है आपने एक्नॉलेजमेंट सेक्शन में। उसके बाद रेफरेंसेस आ जाते हैं। रेफरेंसेस आपने जो इन टेक्स्ट साइटेशन दी उसकी बिब्लियोग्राफी को यहाँ पे हम ये रेफरेंसेस का नाम दे रहे हैं। ये हर जर्नल के लिए स्पेसिफिक होते हैं। आपने गाइडलाइंस पढ़ लेनी है, वहां से कंपेयर करना है कि कौन सा स्टाइल यूज करना है। फिर आप एंड नोट यूज किया होगा अगर आपने, तो आप उससे वो स्टाइल चेंज कर सकते हो, या मेंडले आपने यूज किया है या जो भी आपने टूल यूज किया हुआ है उससे आप दोबारा चेंज कर सकते हो। फिर हमारे पास आ जाता है सप्लीमेंट्री डेटा। अगर आप कोई सप्लीमेंट्री डेटा यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे और साथ फाइल अटैच करोगे, अदरवाइज आपको ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और ये आपने ये सारी इंफॉर्मेशन इस तरह से प्रोवाइड करनी है कि आपके जो ऑडियंस है उसके पास जो टाइम है वो लिमिटेड है, तो उसने अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन वहां से हासिल करनी है। तो आप टू द पॉइंट चीजें करें, ज्यादा डिटेल में या ज्यादा गहराई में ना जाएं, ताकि आपके पास आपको रिजल्ट है क्या। अब ये प्रोसेस ऑफ राइटिंग है क्या, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं अपनी फिगर्स और टेबल्स से, या इसको हम कह सकते हैं आप अपने डेटा से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आप अपनी मेथोडोलॉजी पे काम करते हैं, आप अपने रिजल्ट्स पे काम करते हैं और डिस्कशन पे काम करते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें, ये एक ब्लॉक आपके पास बन जाता है, ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर लेते हैं, तब आपके पास बारी आती है इंट्रोडक्शन की और कंक्लूजन की। और इन सब की बेस पे आप फिर अपना टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट डिसाइड करते हैं। ये एक वर्क फ्लो है जिसमें आप अपने पेपर को तैयार करते हैं। अब बारी आती है टाइटल की। तो टाइटल कैसा होना चाहिए, जैसे हमने पहले बात की कि आपका जो टाइटल है वो बिल्कुल कंसाइज होना चाहिए। तो अ गुड डिसाइड टाइटल शुड कंटेन fewest पॉसिबल वर्ड्स दैट एडवोकेटली डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ पेपर। इफेक्टिव टाइटल किस तरह के होते हैं कि वो आइडेंटिफाई करें आपके मेन इशू को, जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आपके सब्जेक्ट के बारे में बात करें, बट क्या होने चाहिए कि वो एक्यूरेट होने चाहिए, अनएम्बिगुअस होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए और कंप्लीट होने चाहिए। जब कोई वो टाइटल पढ़े तो उसको आपके पेपर की सारी समझ आ जानी चाहिए कि उसके अंदर क्या काम हुआ होगा। जितने शॉर्ट पॉसिबल हो सके आप अपने टाइटल को शॉर्ट रखें। तो ऐसे आर्टिकल्स वाले पेपर्स को साइटेशन भी ज्यादा मिलती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आर्टिकल के टाइटल में कोई भी एब्रीविएशन यूज नहीं करनी चाहिए। और याद रखें कि आपका टाइटल ही आपके रीडर्स को अट्रैक्ट करता है और वहां से ही आपका पोटेंशियल बन जाता है साइटेशन का। अब इस स्लाइड में कंपैरिजन हुआ है टाइटल्स का, जहां पे हमारे पास बड़े टाइटल्स भी हैं और छोटे टाइटल्स भी हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि प्रीलिमिनरी ऑब्जर्वेशन ऑन द इफेक्ट ऑफ जिंक एलिमेंट ऑन एंटी कोरोजन ऑफ जिंक प्लेटिंग लेयर। अब इसको जरा लंबा कर दिया गया है, लेकिन इसका मतलब कुछ क्लियर नहीं हो रहा। तो ये क्या कहता है कि लॉन्ग टाइटल डिस्ट्रैक्ट्स रीडर, रिमूव ऑल रिडंडेंसीज सच एज ऑब्जर्वेशंस ऑन द नेचर ऑफ, और वगैरह वगैरह। तो इसको सही इस तरह से किया है कि इफेक्ट ऑफ जिंक ऑन एंटी कोरोजन ऑफ जिंक प्लेटिंग लेयर। अब कितना इजी और कितना मजे का बना दिया है इसने। अब इस टाइटल को पढ़ के हमें समझ आ रही है पेपर में क्या हुआ होगा। तो अब जब ये रिवाइज हुआ तो इसका टाइटल बना इफेक्ट ऑफ जिंक ऑन एंटी कोरोजन ऑफ जिंक प्लेटिंग लेयर। इसके बाद ये एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑन बैक्टीरिया। अब इसमें कोई क्लियर नहीं हो रहा कि भाई कौन सा बैक्टीरिया, कौन सी एंटीबायोटिक्स। तो ये बड़ा ही जनरलाइज्ड है, इसने ये टाइटल दिया है। तो ये क्या कहता है कि टाइटल शुड बी स्पेसिफिक, इसके अंदर मेंशन करना चाहिए कि कौन सा बैक्टीरिया है और कौन सी एंटीबायोटिक है। थिंक टू योरसेल्फ, हाउ विल आई सर्च फॉर दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन यू डिजाइन द टाइटल। जब आप टाइटल बना रहे हो आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो टाइटल अब रिवाइज हुआ है, इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रोबैक्टीरिया। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा ये इशू आ रहा है कि ये ऑफ जो है ना दो दफा आ रहा है यहाँ पे, तो एक सेंटेंस में रिपीट नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल इसको भी आपने देख लेना है बाद में। ट्यूबरक्लोसिस, इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बाय स्ट्रेप्टोमाइसिन। यहाँ पे एंटीबायोटिक का भी जिक्र आ गया, बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का भी जिक्र आ गया, जिसका टोटल टाइटल हमारे पास बना इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बाय स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो अब क्लियर है, अब हमें पता चल गया कौन सी एंटीबायोटिक यूज हो रही है, कौन सा बैक्टीरिया यूज हो रहा है और उस बैक्टीरिया की इनहिबिशन हो रही है। अच्छा, अब थोड़ा सा एसईओ का कंसेप्ट आ जाता है आपका कीवर्ड्स का, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वर्ड्स हैं। जब कोई भी बंदा कोई पेपर ढूंढने लगता है वो कीवर्ड सर्च करता है। तो आपने जब अपने पेपर में कीवर्ड देने हैं वो ज्यादा जर्नल नहीं होने चाहिए, जिस तरह से आ गया ड्रग डिलीवरी, माउस या कोई डिजीज, और टू नैरो नहीं होने चाहिए कि वो कोई बंदा उनको फिर ढूंढे ही ना। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर थोड़ा सा होमवर्क करके और कीवर्ड डिजाइन करने हैं, या इससे पहले आप सर्च कर लें कि आप उन रेलेवेंट आर्टिकल्स को ढूंढने के लिए कीवर्ड्स डालें, और फिर देखेंगे किस तरह के पेपर्स आपके पास आते हैं और उनके कीवर्ड्स आप चेक करें। फिर वही कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हैं ताकि आपका पेपर भी डिस्कवर हो सके, आइडेंटिफाई हो सकते, लोग फाइंड आउट कर सकें, लोगों तक पहुंच सके। तो अब एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट हमने पहले बात की कि आपके पेपर का वो एक निचोड़ है, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन भी आपने बता दिया थोड़ा सा, थोड़ी सी मेथोडोलॉजी बता दी, थोड़े से रिजल्ट्स बता दिए, और फिर फाइनल कंक्लूजन भी आपने वहां पे दे दिया। अब ये टाइप ऑफ समरी हो गई। समरी बेसिकली और चीज है, लेकिन ये
इसलिए मैं कह रहा हूँ टाइप ऑफ समरी। लाइक इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ना वो डिफरेंट है। तो ये इसका साइज 50 से 250 वर्ड्स का हो सकता है, बाद जर्नल्स रिक्वायर करते हैं 300 वर्ड्स तक भी चले जाते हैं। इसके अंदर बाद कुछ जर्नल्स हाईलाइट्स मांगते हैं, जिसके जो कि बुलेट्स पॉइंट्स होते हैं, और उसके अंदर आपने 4 to 5 पॉइंट्स बुलेट्स देने होते हैं, जिनमें आपने बताना होता है कि इस पेपर में बेसिकली निचोड़ क्या है। यही एब्स्ट्रैक्ट आपके पेपर की एडवर्टाइजमेंट है, जो कि जब ऑडियंस देखेगी, अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं कि वो पेपर जो सब्सक्रिप्शन में है उनका भी एब्स्ट्रैक्ट अवेलेबल है, और वो जो ओपन एक्सेस है उनका भी एब्स्ट्रैक्ट अवेलेबल है। तो अगर आपका पेपर सब्सक्रिप्शन में है, आपका एब्स्ट्रैक्ट ही लोग देख सकते हैं, आपका पेपर अवेलेबल नहीं है उनको। तो अगर आपका आर्टिकल अच्छा लिखा हुआ है, उसका एब्स्ट्रैक्ट अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो मे बी उस पेपर को बाय भी कर सकते हैं ताकि वो पढ़ सकें। और जो क्लियर एब्स्ट्रैक्ट होता है उसका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है आपके काम के ऊपर, आपके पेपर के ऊपर, और उसकी सारी जितनी भी स्ट्रक्चर बन रही है, उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी वर्थ बन रही है, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर ही बेस्ड है। और एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज है जो पेपर लिखने के बाद मतलब एंड में लिखा जाता है। आप टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट एंड में डिसाइड करते हो कि इस पेपर का एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा। और जब सारी चीजें आप नीचे लिख चुके हो, इंट्रोडक्शन हो चुका है, आपकी मेथोडोलॉजी, आपके रिजल्ट, आपका डिस्कशन हो चुका है, तो ये लास्ट में आपने लिखना है। अच्छा, इंट्रोडक्शन के आप बगैर आपके पेपर की स्टोरी नामुकम्मल है। यहाँ से आप आगाज करते हैं अपने पेपर की स्टोरी बनाने का। तो इंट्रोडक्शन पढ़ के ही कोई रीडर कन्विंस होगा कि वो फिर नीचे तक जाए। तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इसमें आपने अपना प्रॉब्लम स्टेट करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपने जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाना है, ये यहाँ से। ठीक है, तो आपने प्रॉब्लम स्टेट कर दिया, उसके एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन जो कि लिटरेचर में अवेलेबल हैं वो आपने बताने हैं। कौन सा सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप डिस्कस करेंगे या डेटा प्रोवाइड करेंगे, और फिर इन कामों की क्या लिमिटेशंस हैं ये बताएंगे। और उसके बाद आपने क्या किया, या आप क्या होप कर रहे हैं अपने रिजल्ट को अचीव करने के लिए, या सिंपल अल्फाज में अगर बात करें कि आपके गोल्स या ऑब्जेक्टिव क्या हैं, वो आपने स्टेट करने हैं। मैन्युस्क्रिप्ट लिखते वक्त कुछ ऐसी बातें जिन पे तवज्जो देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपना नया डेटा पेश करने से पहले उसे सही पर्सपेक्टिव में रखें, ताकि पढ़ने वाले को उसका कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए। याद रखें कि आपको बहुत मुख्तसर रखनी है, ये कोई हिस्ट्री का सबक नहीं है, इसलिए सिर्फ काम की बात करें। दूसरी अहम बात यह है कि आप इंट्रोडक्शन, रिजल्ट्स, डिस्कशन और कंक्लूजन को आपस में मिक्स ना करें। इन तमाम हिस्सों को अलग और वाज़ेह तौर पे शो करें। इसके अलावा नॉवल, फर्स्ट टाइम या पैराग्राफ शिफ्ट जैसे भारी अल्फाज के इस्तेमाल से गुरेज करें, क्योंकि ये ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं लगते। आखिर में सिर्फ वही रेफरेंस दें जो रेलेवेंट हो। ऐसा ना हो कि आपने कोई और बात की हो और जो रेफरेंस दी हो वो किसी और फील्ड का हो, या उसमें कोई और बात हो रही हो। और अगर आप कोई फालतू या इरेलेवेंट रेफरेंस देंगे, तो एडिटर और रिव्यूअर ये समझ सकते हैं कि आपको खुद भी नहीं पता कि आप किस बारे में लिख रहे हैं। इन छोटी मगर अहम बातों का ख्याल रखकर ही आप अपने पेपर की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। अब अगर मेथोडोलॉजी में आ जाएं, तो आपने एक एक माइनर डिटेल पे काम करना है कि अगर कोई आपके काम को रिपीट करना चाहे, तो वो आपकी सेम मेथोडोलॉजी को यूज करके सेम उस तरह के रिजल्ट्स को दोबारा रिप्रोड्यूस कर सके। तो इसमें जो चीज़ें आप पहले पब्लिश कर चुके हैं उनको आप बेशक ना मेंशन करें, उनका रेफरेंस आप साइड कर सकते हैं कि दिस वाज अडॉप्टेड फ्रॉम या ऑलरेडी परफॉर्म्ड इन, जो भी पेपर है उसका आप रेफरेंस दे देंगे, क्योंकि वो आपका अपना ही होगा। तो उसको आप ओमिट कर सकते हैं। और जो क्रिटिकल हैं तो आप समरी के तौर पे भी उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। और जो आपने चीज़ें केमिकल्स, मीडियाज यूज़ किए हैं, तो उनके वेंडर के नेम आप दे दें जहाँ से परचेज की थी, या कंपनी का नेम या एड्रेस आप वहाँ पे दे सकते हैं पेपर में। केमिकल्स की आपने कंप्लीट डिटेल देनी है, आपने कितनी कंसंट्रेशन उसकी यूज़ की, ताकि कोई अगर फर्दर उसको यूज़ करना चाहे तो वो उस तरह का सोल्यूशन या वो केमिकल इस्तेमाल करके बता सके। आपने उनकी प्योरिटी और सप्लायर के बारे में भी मेंशन करना है। आपने अपने कंट्रोल्स के बारे में भी बात करनी है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल, साइंस के अंदर दोनों ये कंट्रोल बहुत ज़रूरी होते हैं, इनके बारे में भी आपने मेंशन करना है। मेथोडोलॉजी के अंदर आप कोई कमेंट्स या डिस्कशन यहाँ पे नहीं कर सकते। डिस्कशन के लिए अलग लास्ट में एक सेक्शन है, आपने वहां जाकर डिस्कशन करनी है। और मेथोडोलॉजी को हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है। हाँ, जिस टाइम आप साइनॉप्सिस लिख रहे हैं, साइनॉप्सिस के टाइम पे आप फ्यूचर टेंस यूज कर सकते हैं कि हम इस तरह करेंगे, लेकिन रिसर्च पेपर के अंदर आपने ये लिखना है कि हमने इस तरह किया था। और यहाँ पे आप सप्लीमेंट्री मटेरियल का भी रेफरेंस दे सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं, स्प्रेडशीट, कोई ऑडियो हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, वो आप यहाँ पे साइट कर सकते हैं, और फिर आपने उस पेपर के साथ सप्लीमेंट्री डेटा अटैच करना होगा। अच्छा, इस मेथोडोलॉजी की बेस पे ही रिव्यूअर क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि आपकी मेथोडोलॉजी अगर उनको समझ नहीं आ रही तो वो कहेंगे ये इनकम्प्लीट है।
अगर वो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं तो वो कहेंगे ये इनकरेक्ट है बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, और इस बेस पे वो आपके पेपर को रिजेक्ट कर सकते हैं। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर ये एक फिगर इसको समझें तो आपने एक्सपेरिमेंट किए इतने सारे। अब एक बहुत बड़ा पहाड़ है जो कि आधे से ज्यादा पानी के अंदर है, ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन मोस्टली आप पेपर में प्रेजेंट नहीं करते। ये वो डेटा होता है जो कि ऑलरेडी लोगों ने पब्लिश किया होता है, या फिर ऐसी चीजें जो कि जरूरी नहीं है या ये इंतहाई अहमियत की हामिल नहीं है कि इनको पब्लिश किया जा सके, लोगों को बताया जा सके। तो आपका इतना सारा डाटा ही सिर्फ पेपर में जाता है जो पब्लिश होता है, और वो साइंटिफिक सिग्निफिकेंस रखता है कि वो लोगों को बताया जा सके। सारी फाइंडिंग आपने नहीं डाली, सिर्फ छोटा सा एक पार्ट जो कि लोगों के लिए, रिसर्चर्स के लिए अहमियत रखता है। तो ऐसी हाइलाइट्स आपने देनी है जो डिफर करें दूसरों की पेपर से, कि ऐसा ना हो कि ऑलरेडी पेपर भी कह रहे हों कि हमने ये चीज इस तरह से प्रेडिक्ट कर ली, तो आप भी सेम वही चीज पब्लिश कर रहे हो, जो उनसे डिफर हो और अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स हो, वो आपने प्रेजेंट करनी है। आपने जो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस किए, लाइक आपने एक्सपेरिमेंट बहुत सारे लगाए, लेकिन जब आपने उसके ऊपर स्टैट लगाई, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर लिए, तो आपके पास ग्राफ फॉर्म में सारा डेटा आ गया। अब आप उन ग्राफ्स को यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी पेपर में जो फिगर्स होती हैं वो सबसे अहमियत रखती हैं। तो जब रीडर कोई भी आता है वो आपका टाइटल पढ़ता है, उसके बाद डायरेक्ट आपके फिगर्स पे चला जाता है। अगर आपकी फिगर्स कैची होंगी तो वो रीडर को मजबूर करेंगी कि आपके पेपर को कंप्लीट पढ़े। अगर आपकी फिगर्स ब्लरी होंगी और वो अच्छी नहीं होंगी तो डेफिनेटली वो बॉदर नहीं करेगा आपके पेपर को पढ़ने का। फिगर्स जो हैं वो ये मोस्ट एफिशिएंट वे टू प्रेजेंट योर रिजल्ट्स हैं। तो ये फिगर्स ही ये ड्राइविंग फोर्स होती हैं कि आपका मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिकेशन स्टेज तक जाएगा या पहले ही वापस आ जाएगा। अब कोई भी फिगर जो है ना वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। फिगर्स भी आ जाती है, इसमें टेबल भी आ जाते हैं। अब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी किस तरह से हो सकते हैं? तो आपने जो कैप्शन प्रोवाइड किए हैं वो उनको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाते हैं। तो आपके कैप्शन इतने होने चाहिए कि अगर कोई उनको पढ़ता है तो उसको उस फिगर की या उस टेबल की समझ आ जानी चाहिए। और ये जो फिगर्स आपकी हैं ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है कि आप इसको पेपर में फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन देते रहें। तो इसकी वजह से लेस राइटिंग एंड लेस रीडिंग होगी। आपकी फिगर्स ही बोलेंगी आपके काम के बारे में। डिस्कशन आपके आर्टिकल का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि यहाँ आपको अपने डेटा को सेल करने का मौका मिलता है। बहुत से मैन्युस्क्रिप्ट सिर्फ इसीलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनका डिस्कशन सेक्शन कमजोर होता है। इस हिस्से में आपको ये देखना है कि आपके रिजल्ट्स का असल मतलब क्या है। डिस्कशन लिखते वक्त कुछ जरूरी बातों की चेक लिस्ट बना लें। क्या आपके रिजल्ट्स उन सवालात का जवाब दे रहे हैं जो आपने इंट्रोडक्शन में उठाए थे? क्या आपने हर रिजल्ट की सही इंटरप्रिटेशन पेश की है? क्या आपका काम दूसरे रिसर्चर की रिपोर्ट से मिल सकता है? अगर कोई फर्क है तो उसकी वजह क्या है? अपने काम की लिमिटेशंस को बयान करें और देखें कि क्या ये डिस्कशन लॉजिकली आपके कंक्लूजन की तरफ जा रही हैं या नहीं। एक बात का खास ख्याल रखें कि कभी भी ऐसी बातें ना करें जो आपके रिजल्ट से साबित ना होती हों, और डिस्कशन के बीच में अचानक से कोई नया आइडिया या नई टर्म इंट्रोड्यूस ना करें। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो आपका पेपर रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब आते हैं कंक्लूजन पर, जो आपके पेपर का इख्तितामी हिस्सा है। यहाँ आपको अपने रिसर्च के ग्लोबल और स्पेसिफिक कंक्लूजन पेश करने चाहिए, यानी बड़े पैमाने पर आपकी रिसर्च का क्या नतीजा निकला और खास तौर पर आपने क्या साबित किया। अगर जरूरी हो तो ये भी बयान किया जा सकता है कि इस रिसर्च को कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। साथ ही आगे होने वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में मशवरा दें। अगर कोई काम आपकी लैब में जारी है तो उसका जिक्र भी जरूर करें। एक आम बात ये याद रखें कि कंक्लूजन में पूरे पेपर की समरी ना लिखें, क्योंकि समरी लिखने के लिए एब्स्ट्रैक्ट पहले से मौजूद है। यहाँ पे सिर्फ फाइनल वर्डिक्ट देना है आपने। इसके अलावा आप अपने काम की खुद तारीफें करने से बचें। ये दूसरों का काम है, वो आपके काम पर इस तरह के पॉजिटिव कमेंट करें। आपका काम सिर्फ हकायक या फैक्ट्स पेश करना है। एक मजबूत कंक्लूजन ही रीडर पर एक गहरा असर छोड़ता है। अब बारी आती है रेफरेंसेस की। तो रेफरेंसेस आपने ऐड करने से पहले उस जर्नल की गाइडलाइंस पढ़ लेनी है, गाइड फॉर ऑथर्स, जिसमें आपको मेंशन है कि इन रेफरेंसेस का स्टाइल कौन सा होना चाहिए। वैंकूवर होना चाहिए, ऑथर डेट होना चाहिए, एपीए होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि वो जर्नल कौन सा स्टाइल मांग रहा है। सेम फिर आपने उसी स्टाइल पे अपने रेफरेंसेस की स्ट्रक्चर बनानी है, और ये सारा काम आपका है, एडिटर का नहीं कि वो आपके लिए आपके रेफरेंसेस को जर्नल के अकॉर्डिंग फॉर्मेट करे। पेपर सबमिशन से पहले आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपके जो रेफरेंसेस हैं वो जर्नल के अकॉर्डिंग फॉर्मेट हो चुके हैं या नहीं। उसके बाद आपने स्पेलिंग चेक कर लेने हैं, अपने नाम के, अपने बाकी सारे ऑथर्स के नाम के,
और जो पब्लिकेशन का ईयर लिखा हुआ है तो वो चेक कर लेना। इसके बाद पंक्चुएशन आपने यूज किए हैं ग्रामर की, वो आपकी जो मैन्युस्क्रिप्ट की बॉडी है उसके अंदर वो सब कुछ ठीक है, ये आपने मेक श्योर करना है सबमिशन से पहले। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने अवॉइड करनी है कि आपने अपने पेपर में नहीं करनी, तो आपने उनको साइट नहीं करना है। जो पर्सनल कम्युनिकेशन हैं या अनपब्लिश ऑब्जर्वेशन हैं या कुछ ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट हैं उनका जिक्र आपने नहीं करना जो अभी एक्सेप्ट ही नहीं हुए। ऐसे आर्टिकल का जिक्र नहीं करना जो सिर्फ लोकल जबान में पब्लिश हुए हैं, तो ये इंटरनेशनल रीडर्स के लिए डिफिकल्ट होंगे और वो इस चीज को पसंद नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे जर्नल भी हैं जैसे ये फ्री रेडिकल हो गया, बायोलॉजी, मेडिसिन में कुछ ऐसे जर्नल है, और अब तो ये 640 जर्नल से भी ज्यादा हो चुके हैं जो कि कहते हैं यूअर पेपर यूअर वे। आप अपनी मर्जी से फॉर्मेटिंग करके या बगैर फॉर्मेटिंग के पेपर जमा करा सकते हैं। इससे क्या होता है कि वो ऑथर भी खुश हैं और एडिटर और रिव्यूअर भी खुश हैं कि वो अपनी मर्जी से अपनी जो फिगर्स और टेबल्स हैं वहाँ पे सेट कर सकते हैं, जिससे उनको रिव्यू करने में आसानी होती है और ये एक इजी कर देता है इस रिव्यू के प्रोसेस को। तो ये एक आपके लिए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आपका जो पब्लिशर है वो यूर पेपर यूर वे वाली अपॉर्चुनिटी आपको ऑफर नहीं कर रहा, तो आपके पास ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने फिर अपने पेपर की फॉर्मेटिंग देखनी है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टूल्स आ जाते हैं। मेंडले है हमारे पास एंड नोट है, विप्सोनमी है, रेफरेंस मैनेजर है और जोटेरो है। तो ये डिफरेंट जिसमें ये हमारे पास ये फ्रीली अवेलेबल है। इसके अंदर हमें कोई सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, तो ये फ्रीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और जब ये एंड नोट हमारे पास ये है, इसकी सब्सक्रिप्शन हमें चाहिए होती है। बाद बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको इसके क्रैक वर्जन मिल जाएंगे जो कि आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस अनएथिकल है। अब बात आती है कि सप्लीमेंट्री मटेरियल में हमें क्या डालना चाहिए। तो जो ऐसी स्टडीज जिनके अंदर आपने कोई वैल्यूज कलेक्ट की, उसके ऊपर आपने एनालिसिस किए। अब कुछ ऐसे एनालिसिस थे जो जिसकी वजह से इंडिविजुअल कर्व्स आए और बाद में जब आपने उस डेटा को सम अप किया तो वो सारे कर्व्स मिलके एक मेन रिप्रेजेंटेटिव कर्व बन गया। तो इस तरह के जितने भी इंडिविजुअल कर्व थे अब ये सारे सप्लीमेंट्री मटेरियल में चले जाएंगे। या फिर ऐसा डेटा जो कि फिट नहीं होता ओरिजिनल बॉडी में मैन्युस्क्रिप्ट की, जैसे कि वीडियो या फिर ऑडियो। तो कभी आपने नहीं देखा होगा किसी पेपर के अंदर वीडियो है या ऑडियो, तो ये सारी चीज चली जाएगी सप्लीमेंट्री डेटा के अंदर। और फिर आपकी जो ओरिजिनल फिगर है जिसकी कलर करेक्शन आपने नहीं की थी या ट्रिमिंग नहीं की थी क्लैरिटी दिखाने के लिए, तो वो भी सप्लीमेंट्री डाटा में चली जाएगी। उसके बाद ऐसी चीजें जो ऑनलाइन वर्जन का हिस्सा नहीं बन सकती, ऑनलाइन डाटा ऑनलाइन पेपर में शो नहीं की जा सकती, तो वो ऑनलाइन पेपर के साथ एज अ सप्लीमेंट्री डाटा में पब्लिश की जाती हैं। और फिर वो डाटा जो आपके पेपर को सपोर्ट करे, आपके आर्टिकल की वर्थ को बढ़ाए, एविडेंस हो सकते हैं, कोई एक्सेल शीट्स हो सकती हैं, जो आपने होमवर्क किया वो उसका कोई रिकॉर्ड हो सकता है, वो एज ए सप्लीमेंट्री डेटा आप पब्लिश करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कवर लेटर की। तो कवर लेटर में क्या क्या चीजें आने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे ऊपर एडिटर का नाम, उसकी यूनिवर्सिटी और जो डेट है वो लिखी जाती है। डेट हमारी यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद आपने उसको डायरेक्ट करना है कि जो भी उसका नाम है एडिटर का, डियर एडिटर, आपने सर्च करना है। जर्नल की वेबसाइट पे एडिटर का नाम दिया गया होता है, तो वहां से आपने उसका नाम लिख लेना है और आपने यहाँ पे उसको मुखातिब करना है। फिर आपने लिखना है कि इस कवर लेटर हम इसलिए लिख रहे हैं कि हम यहाँ पे सबमिशन कर रहे हैं आपके जर्नल में, और जो भी टाइटल है आप वो लिखेंगे और उसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन देनी है कि ये एक ओरिजिनल आर्टिकल है या रिव्यू पेपर है या जो भी वट एवर इट इज। फिर आपने लिखना है कि बोथ ऑथर हैव रेड एंड अप्रूव द फाइनल वर्जन सबमिटेड। ये डिक्लेरेशन आपने यहाँ पे देनी है। इसके बाद इस पैराग्राफ में आपने मेंशन करना है कि आपने क्या किया हुआ है, अपने पेपर की एक्सप्लेनेशन देनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि पीएचडी स्टूडेंट हु विद इन द ईयर प्रेजेंट हिज डिक्टोरियल थीसिस। इन्होंने लिखा है कि ये एक पीएचडी का काम है, पीएचडी स्टूडेंट का, जिसने अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। ठीक है, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी एडिटर के पास। और इसमें एक्स्ट्रा आप ये भी कर सकते हैं कि जो रिव्यूअर आप सजेस्ट कर रहे हैं उनके नेम भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। अदरवाइज जब सबमिशन पोर्टल पे आप जाते हैं, वहाँ पे एक पर्टिकुलर वहाँ पे एक पोर्शन होता है जहाँ पे आप सिलेक्टेड रिव्यूवर्स की सिलेक्शन करते हैं, अपने उनके नाम इंसर्ट करते हैं। अच्छा, अब ये जो रिव्यूवर्स होते हैं जो आप सजेस्ट करते हैं वो कौन हो सकते हैं। तो जनरल आपसे मांगता क्यों है। जनरल इसलिए मांगता है कि वो मे बी अगर हमारे एडिटर हैं वो बिजी हैं, तो वो जो आपने सजेस्ट किए हैं वो रिव्यूवर्स को पेपर वो भेजा जा सके। तो इसमें आपने ये नहीं करना कि आप अपने सुपरवाइजर को मेंशन कर दें या अपने फ्रेंड्स को मेंशन कर दें कि चलें मेरा पेपर आपके पास आ जाएगा तो आपने रिव्यू करना है तो आप उसको एक्सेप्ट करें। ऐसा नहीं होता।
अगर आपने सुपरवाइजर को सिलेक्ट कर लिया तो उसको वो नहीं भेजेंगे, उन्होंने वर्क करना है। दूसरा इसका रूल ये होता है कि जिसको आप एज अ रिव्यूअर सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपके साथ कभी ऑथर लिस्ट पे नहीं होना चाहिए किसी भी पेपर की। वो आपके लिए अननोन बंदा होना चाहिए, उस फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए, तब आप उसका नाम दे सकते हैं। और जनरल यूजुअली 3 to 6 पोटेंशियल रिव्यूअर के नाम मांगते हैं। अच्छा, आपने अब सबमिशन करनी किस तरह से है? अच्छा, पेपर पब्लिश करना कोई इस तरह का प्रोसेस नहीं कि आपने एक दफ़ा सबमिट किया और आपको एक्सेप्टेंस लेटर आ गया। तो हर किसी का पेपर एक दफ़ा सबमिट होता है और उसके ऊपर रिवीजन या वो रिजेक्ट ज़रूर होता है। तो इससे परेशान नहीं होना। तो ये राइट एंड रीराइट का प्रोसेस है। आपने जब एक दफ़ा पेपर लिख लिया, आप अब उस फाइल को बंद कर दें, कुछ दिन की छुट्टी लें, रिलैक्स करें, दोबारा आएँ और फ्रेश लुक के साथ उसको दोबारा एक दफ़ा एवल्यूएट करें। फिर हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएँ जो आपको ठीक ना लगें या कोई नई चीज़ें आप उसके अंदर ऐड करें। जब आपने ये काम भी कर लिया, अब आप अपने सुपरवाइज़र को, अपने कोलीग्स को या किसी भी मेंटर को कह सकते हैं कि वो आपके पेपर को एक दफ़ा असेस करें। वो अपने कमेंट्स दे देंगे, एक नज़र से देख लेंगे, आपकी हेल्प कर देंगे कि आप अपने पेपर को इम्प्रूव कर सकें। तो आपने वो इम्प्रूवमेंट्स, वो सजेशंस भी आप टेक कर लेनी है, अपने पेपर में इनकॉर्पोरेट कर देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, जितने भी ऑथर्स हैं सबसे अप्रूवल ले लेना है कि अब ये फाइनल वर्जन हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसको सबमिट कराने के लिए जा रहे हैं। तो वो सब एक-एक नज़र देख लेंगे, अगर उसके अंदर कोई कमी पेशी रह गई होगी तो वो उस टाइम पे पकड़ी जाएगी और इसके बाद आपका पेपर रेडी है फॉर द फाइनल सबमिशन। अब ये सारा रिव्यू का प्रोसेस, जो पीयर रिव्यू जिसको हम कहते हैं, ये प्रोसेस चलता कैसे है? ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक जगह पेपर सबमिट कराया और उधर ही सारा काम हो रहा होता है। तो इसका एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस है कि यहाँ पे आप हैं, ये ऑथर आप हैं, आपने क्या कराया, पेपर को सबमिट कराया, अब पेपर चला गया एडिटोरियल टीम के पास। यहाँ पे पहले जाएगा एसोसिएट एडिटर के पास या असिस्टेंट एडिटर के पास, जो कि या एडिटोरियल टीम इसको कह दें। एडिटोरियल टीम क्या करेगी, इसको असेस करेगी और इसकी रिक्वायरमेंट चेक करेगी। चेक क्या करेगी कि इसकी फॉर्मेटिंग ठीक हुई है, इसके अंदर जो चीज़ें उन्होंने जर्नल या ऑथर गाइड में, जो ऑथर गाइड में उन्होंने प्रोवाइड की थी, वो सारी चीज़ें आपने वो क्राइटेरिया मीट किया है। अगर तो यस, तो ये चला जाएगा रिव्यूवर्स के पास। अब एडिटर ने रिव्यूवर्स ढूंढने हैं और वो उन रिव्यूवर्स को पेपर सेंड कर देगा आपका। तो यहाँ से अगर तो नो है तो ये डायरेक्ट ही आपका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। जब रिव्यूअर असाइन हो गए, अब रिव्यूअर को ऑलमोस्ट 1 मंथ का या 15 डेज का टाइम मिलेगा, वो उसको रिव्यू करेंगे और अपना रिकमेंडेशन देंगे। अब रिकमेंडेशन पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, उन्होंने वो डायरेक्टली सबमिट करना है जर्नल के एडिटर को और जर्नल के एडिटर में उसके ऊपर डिसीजन लेना है। अगर तो वो रिकमेंडेशन पॉजिटिव है तो वो उस पेपर को एज सच एक्सेप्ट कर लेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल से होता है। और अगर तो रिकमेंडेशन में कोई पॉइंट उन्होंने हाईलाइट कर दिए हैं तो ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, ज़्यादा नेगेटिव हैं तो सीधा रिजेक्ट। और अगर कुछ-कुछ कमियां हैं तो वो ऑथर को दोबारा भेज दी जाती हैं कि वो अपने पेपर को अब रिवाइज करे और वो पेपर दोबारा आपके पास आ जाता है। तो ये सारा प्रोसेस इस तरह से साइकिल में चलता रहता है। इसके बाद हमारे पास सिनेरियो होता है रिविजन्स का, मेजर रिविजन्स और माइनर रिविजन्स। तो ये पहला डिसीजन होता है जिसके अंदर जैसे ही एडिटर के पास रिव्यूअर्स के कमेंट्स आए, उसने एनालाइज किया, कमेंट्स ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे, जिसमें उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ प्रोसेस सजेस्ट किए हुए थे कि इसके अंदर ये इंक्लूजन्स की जा सकती हैं। तो एडिटर इसके ऊपर ये डिसीजन लेगा मेजर रिविजन्स का। और अगर कोई छोटे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी, कोई आंसर करना है किसी एस्पेक्ट्स को, कहीं पे रिव्यूअर क्लियर नहीं हुआ, उसने उस तरह के क्वेश्चंस किए हैं, तो इसके ऊपर एडिटर क्या करेगा, माइनर रिवीजन देगा, जिसको आप आंसर करके अपने पेपर को पब्लिश करवा सकते हैं। मेजर रिवीजन में आपने कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट लगाना होगा जिसके लिए टाइम चाहिए होगा। तो बाद ये होता है, जब माइनर रिवीजन होती हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो, आपको टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो आपने जर्नल को ईमेल करनी होती है कि अब हमें ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है, हमें एक्सटेंशन दी जाए रिवीजन सबमिशन में। तो ये नॉर्मल है, हर जर्नल के साथ इस तरह का होता है, एडिटर नॉर्मली एक्सटेंशन दे देते हैं। तो अब जब आपने रिवीजन्स पे काम करना है तो आपने एक रिबेटल बनाना है, जिसके लिए आपने एक रिस्पॉन्स लेटर लिखना है, आपने रिव्यूअर के कमेंट कॉपी करके वहाँ पे डालने हैं और एक एक
कमेंट का रिस्पॉन्स आपने उसके नीचे देना है। इसके अंदर आपने ये भी बताना है कि आपने कौन सी चेंजेस की हैं उस मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर। उसमें आप पेज लाइन मेंशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं लिखना कि आपने वो कमेंट एक्सेप्ट कर लिया या आपने डिस्कशन चेंज कर ली उसके अकॉर्डिंग जैसा कमेंट है। आपने प्रॉपरली उसको पिन पॉइंट करना है कि क्या चेंज आपने किया है। आपने एक साइंटिफिक रिस्पॉन्स दे के उस कमेंट को एक्सेप्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे आप उसकी कमेंट को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपने एक साइंटिफिक एविडेंस या साइंटिफिक ग्राउंड्स पे बात करनी है। अच्छा, इसमें एक सिनेरियो ये भी आता है कि कुछ ऐसे रिव्यूअर होते हैं जो अपने काम को कहते हैं कि हमारे पेपर्स को साइट करो। अब हमें नहीं पता होता वो रिव्यूअर कौन है, लेकिन वो बंदा जब बार बार एक ही बंदे के पेपर्स को साइट करने के लिए कह रहा है तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये वही रिव्यूअर है जो अपने ही पेपर्स को साइट करने के लिए कह रहा है। तो इस केस में आपने, अगर तो उसके रेलेवेंट हैं पेपर तो आप साइट कर देने चाहिए, लेकिन अगर वो इररेलेवेंट हैं, जो आपकी स्टोरी के साथ बिल्कुल बैठ ही नहीं रहे, तो उसमें आप एडिटर को लिख सकते हैं कि ये जो रिव्यूअर ने कमेंट किए हैं ये टोटली इररेलेवेंट रेफरेंसेस हैं जो कि मेरी स्टोरी के साथ फिट नहीं आ रहे, तो इसको बेशक आप चेक कर लें, तो मैं इनको साइट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो एडिटर होगा वो आपके साथ एग्री करेगा और इस कमेंट को वो ऐसे ही अप्रूव कर देगा। अच्छा, आपने बड़ा तहम्मुल मिजाजी से और बड़े आराम से कमेंट्स को आंसर करना है, क्योंकि आपने इतना टाइम लगाया, वीक्स एंड मंथ आपने लैब में लगाए और इतने हफ्ते लगा के आपने इस पेपर को लिखा। इनको आंसर करने से आप क्यों भाग रहे हैं? ठीक है, तो आपने बड़े प्यार से इनको आंसर करना है और आपने बड़ी अच्छी लैंग्वेज लिखनी है ताकि जो रिव्यूअर है कि वो भी उसको बुरी ना लगे। कुछ और चीजें जो आपने अपने माइंड में रखनी है ताकि आपका पेपर एक्सेप्टेंस के रोड मैप पे चढ़ सके, जिसमें आपने अटेंशन टू द डिटेल्स है, चेक एंड डबल चेक योर वर्क, कंसिडर द रिव्यूअर कमेंट, इंग्लिश मस्ट बी गुड एज पॉसिबल, प्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट, रिविजन्स पे टाइम लगाना है, उनको प्रॉपरली एक्नॉलेज करना है जिन्होंने आपकी हेल्प की, वो डेटा पब्लिश करना है जो नया हो, ओरिजिनल हो और प्रीवियसली पब्लिश ना हो, अपने मैन्युस्क्रिप्ट को क्रिटिकली एवेल्युएट करना है और एथिकल रूल्स को ओबे करना है। जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो आपको 100% श्योरिटी मैं देता हूँ कि आपका पेपर पब्लिश जरूर होगा। मुबारक हो, आपका पेपर पब्लिश हो गया है। अब वो ऑनलाइन आ गया है, अवेलेबल है डिफरेंट साइट्स पे, स्कूपस पे, पबमेड पे, स्प्रिंगर लिंक पे, साइंस डायरेक्ट पे। अब आपने करना क्या है, उस पेपर के तरफ लोगों की तवज्जो दिलाने के लिए उस पेपर को सोशल मीडिया पे डालना है। तो आजकल के दौर में सोशल मीडिया बहुत लोग यूज करते हैं। आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, रिसर्च गेट पे और अपने व्हाट्सएप पे भी स्टेटस लगा सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि लोग उससे अट्रैक्ट होके आपके पेपर को पढ़ेंगे और वो उसको साइट करेंगे, आपके पेपर पे साइटेशन आएंगी। साइंटिफिक पब्लिशिंग का ये सफर यकीनन मुश्किल और इम्तिहान से भरपूर है, मगर याद रखें हर पेपर एक्सेप्टेड की मंजिल एक बेहतरीन प्लानिंग और सख्त मेहनत की मुंतजर होती है। आज हमने देखा कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग मैन्युस्क्रिप्ट की तैयारी, स्ट्रेटेजिक लिटरेचर सर्च और जनरल ट्रेंड्स का मुशाहिदा आपको भीड़ से अलग कर सकता है। आपका मकसद सिर्फ एक पेपर पब्लिश करना नहीं, बल्कि साइंटिफिक कम्युनिटी में एक ऐसा इजाफा करना होना चाहिए जो नए रिसर्चर्स के लिए रास्ता बनाए। रिजेक्शन से मत घबराएं, बल्कि हर रिव्यूअर के कमेंट को अपने काम को निखारने का एक मौका समझें। अगर आप इन टेक्निकल बारीकियों और एथिकल स्टैंडर्ड्स पर सख्ती से अमल करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपका काम दुनिया के रिप्यूटेड तरीन जर्नल्स की जीनत बनेगा। इस प्रेजेंटेशन को देखने का शुक्रिया। उम्मीद है कि ये रोड मैप आपके एकेडमिक कैरियर में एक अहम मोड़ साबित होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सेशन में मजीद टेक्निकल डेप्थ के साथ। अल्लाह हाफिज।